बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने MCQ शुरू करने हैं डबल एंट्री सिस्टम के। इसमें सबसे पहले है द बेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, मल्टीपल एंट्री सिस्टम, नो एंट्री सिस्टम। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा है। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। डिस्काउंट अलाउड इज़, डिस्काउंट अलाउ हमारे पास क्या कहलाता है? एन एसेट, ए रेवेन्यू, अ लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड बेसिकली कहते हैं कि जब चीज़ हमारे पास महंगी हो और हम सस्ती बेचें, लॉसेस में ख़र्चा करें, ठीक है ना, तो वो हमारे पास एक्सपेंस कहलाता है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव करना इनकम कहलाती है और डिस्काउंट अलाउ करना एक्सपेंस कहलाता है। उसके बाद है अकाउंट विच कीप द रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टी और थिंग आर कॉल्ड वो अकाउंट्स जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ या थिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो कौन से अकाउंट्स कहलाते हैं? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा रियल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट से मुराद ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें एक्सपेंसेस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह को देखा जाता है। उसके बाद है अकाउंट्स विच आर कीप रिकॉर्ड द ऑफ एक्सपेंसेस गेन एंड लॉसेस। अच्छा, वो अकाउंट जिनमें हम लोग एक्सपेंसेस गेन और लॉसेस को देखते हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। जिसमें हम डील करते हैं एसेट्स लाइबिलिटीज़ को, वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। जिसमें हम एक्सपेंसेस वगैरह को डील करते हैं, वो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। कि जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था अकाउंट्स के हवाले से, तो तब मैंने आपको अकाउंट्स की टाइप्स बताई थी। ये जर्नल से पहले हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था, उसके इंट्रोडक्शन में, अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़े थे नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो ये वो ही MCQs हमारे पास हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली हैज़ द क्रेडिट बैलेंस। नीचे दिए गए अकाउंट में नॉर्मली जो है वो क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? बिल्डिंग अकाउंट, ये हमारे पास डेबिट होता है क्योंकि ये एसेट है। परचेज अकाउंट भी हमारे पास एक्सपेंस होता है, तो इसको भी हम डेबिट कहेंगे। मशीनरी अकाउंट भी हमारे पास, क्योंकि मशीनरी एसेट होती है, तो ये भी नॉर्मली डेबिट होता है। तो सेल हमारे पास इनकम होती है और इनकम हमारे पास होती है क्रेडिट, इसलिए नॉर्मली बैलेंस जो क्रेडिट दिया गया है यहाँ पे वो सेल्स अकाउंट है। उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी डेबिटेड टू। हम लोगों ने फर्नीचर परचेज़ किया है, उसको किस में डेबिट किया जाएगा? परचेज अकाउंट में, क्रेडिट अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट में, कैश अकाउंट में। अब हमने फर्नीचर ख़रीदा है तो हमारे फर्नीचर में इजाफा हो रहा है, ठीक है, तो फर्नीचर हमारे पास क्या होगा? डेबिट होगा। टी अकाउंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। टी अकाउंट बेसिकली कहते हैं लेजर को। जब हम लोग लेजर की सिंपली फॉर्म पढ़ते हैं, उसमें हम टी अकाउंट बनाते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब लेजर का चैप्टर शुरू करेंगे तो तब आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। उसके बाद है रेंट, सैलरीज एंड वेजेस आर पेड, यानी हमने रेंट दिया है, ये भी एक्सपेंस है, सैलरीज भी एक्सपेंस है और वेजेस भी एक्सपेंस है। तो ये किस अकाउंट में जाएंगे? नॉमिनल में, रियल में, पर्सनल में या नॉन ऑफ दीज में? तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि एक्सपेंसेस और गेंस हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे रेंट, सैलरीज एंड वेजेस भी हमारे पास नॉमिनल अकाउंट कहलाएंगे। तो इसका ए वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है अ क्लेम ऑफ सप्लायर इन द बिजनेस इज़, यानी सप्लायर का जो क्लेम होता है बिजनेस में, वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्लेम होगा, लिखा हुआ है रेवेन्यू, लाइबिलिटी, एक्सपेंस या एसेट। तो सप्लायर के अगेंस्ट हम लोग क्लेम करते हैं, वो हमारे पास लाइबिलिटी कहलाता है। यानी कि अगर किसी से हम लोग चीज़ उधार ख़रीदते हैं सप्लायर से, सप्लायर वो होता है जिससे चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, ठीक है, यानी कि जो सप्लाई करता है। अगर हम उससे चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके अगेंस्ट का जो क्लेम होगा वो हमारे पास लाइबिलिटी कहलाएगा, क्योंकि हम उसको दावा करते हैं उसके साथ कि हम आपको फ़लाँ डेट में रकम की अदायगी कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास अहमद अकाउंट इज़ एन एक्सपेंस ऑफ। अहमद अकाउंट हमारे पास, सॉरी, एग्जाम्पल ऑफ अहमद अकाउंट जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल एंड नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे अहमद किसी पर्सन का नेम है, तो पर्सन के नेम से ये बात जाहिर है कि पर्सनल अकाउंट
हो की एग्जांपल होगी ये, क्योंकि कोई भी नेम से अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे कि अगर हम बनाते हैं, अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस के नाम पे अगर अकाउंट बनाते हैं तो वो भी पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अगर जो बिजनेसमैन है वो अपने नाम का अगर अकाउंट बनाता है तो भी पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अगर हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं कि हमने इससे इसके पैसे देने हैं या इससे पैसे वसूल करने हैं, तो हम उसको नाम से लिखेंगे तो वो भी हमारे पास पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो पर्सनल अकाउंट की एग्जांपल है अहमद अकाउंट। उसके बाद है हमारे पास हाउ मैनी द कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स आर 2 3 4 5। कितने किस्म के हमारे पास अकाउंट्स मौजूद हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं, तो हमने पढ़ा था इसमें 5 किस्म के हमारे पास अकाउंट्स हैं, जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंस, इनकम एंड कैपिटल आ जाता है। उसके बाद है गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम बाबर शुड बी डेबिटेड टू। हमने बाबर से चीज़ें खरीदी हैं पैसों की, ठीक है, यहाँ पे कैश की बात हो रही है। तो कैश की चीज़ें हम लोगों ने बाबर से ख़रीदी हैं, तो हमारे पास डेबिट क्या होगा। हमने ख़रीदा क्या है, चीज़ें, तो चीज़ों में हुआ इजाफा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजेस हमारे पास हो जाएंगी डेबिट। उसके बाद है स्टेशनरी अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस, लॉस, कंज्यूमेबल एसेट, नन ऑफ दीज। तो स्टेशनरी हमारे पास एक्सपेंस कहलाती है, तो इसलिए ये एक्सपेंस की एग्जांपल है। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अली शुड बी डेबिटेड टू। हमने डिस्काउंट रिसीव किया अली से, तो डेबिट किस में होगा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कैश अकाउंट, अली अकाउंट, नन ऑफ दिस। अब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है अली से और डेबिट होगा अली अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि अली से हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अली को पैसे अदा कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है और अली हमारे पास लाइबिलिटी है जो कि डेबिट होके ख़त्म हो जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सी इसका आंसर ठीक है। उसके बाद है कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर विल इंक्रीज। हम लोगों ने कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, बाय ओनर विल इंक्रीज, तो हमारे पास इंक्रीज क्या होगा, कैश, कैपिटल, लाइबिलिटी, बोथ ए एंड बी। तो जब बिजनेस शुरू किया जाता है, तो मैंने आपको ये बताया था कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैश में इजाफा, और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैपिटल में इजाफा। तो इसका मतलब इसका डी वाला आंसर ठीक है, ए और बी दोनों में इजाफा होगा। डिस्काउंट अलाउड टू अहमद, अहमद को डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है, विल बी क्रेडिटेड टू, तो उसको किस में क्रेडिट किया जाएगा, अहमद अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड में, कैश अकाउंट में, नन ऑफ दीज। तो डिस्काउंट अलाउ टू अहमद, अहमद को डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है, तो हमारे पास बेसिकली कैश नहीं बल्कि अहमद अकाउंट हमारे पास क्रेडिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ उस बंदे को किया जाता है जिसको जिससे पेमेंट वसूल करनी हो। मिसाल के तौर पे हमने अहमद से पैसा वसूल किया है, तो अहमद की तरफ से कैश हमारे पास आ गया, हमने उसको डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउ भी हमने डेबिट किया क्योंकि हमारे पास एक्सपेंस होता है, लेकिन क्रेडिट क्या होगा हमारे पास, अहमद, क्योंकि जिससे पैसे हमने वसूल कर लिए हैं, अब उसका खाता तो क्लियर हो गया, तो उसको क्रेडिट करके ख़त्म करना है। उसके बाद है हमारे पास कैश एंड द पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन्ड इन। कैश या पर्सनल अकाउंट जो है वो किस में मेंटेन किया जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में, मल्टीपल या नन ऑफ दीज। तो कैश और पर्सनल अकाउंट हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम में ही डील होते हैं, क्योंकि उसमें यही देखना होता है कि आदमी ने कहाँ पैसा लगाया और कहाँ उसके पास से चला गया। तो बेसिकली हमारे पास कैश कहलाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में। उसके बाद है हमारे पास कहाँ गया, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, सॉरी ऊपर वाला था, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ट्रिपल एंट्री सिस्टम, मल्टीपल एंट्री सिस्टम। तो रियल एंड नॉमिनल अकाउंट हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम में ट्रीट होते हैं, क्योंकि हमने ये लिखना होता है कि हमारे पास फ़लाँ एक्सपेंस हुआ है तो कैश में कमी हुई, फ़लाँ से पैसा आया तो कैश में इजाफा हुआ, तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को ट्रीट किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास रेंट पे टू लैंडलॉर्ड फॉर द पोर्शन ऑफ बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग के पोर्शन का रेंट दिया है, असल में ख़र्चा हम कर रहे हैं रेंट का, तो जो हम खर्चा कर रहे हैं हम उसको ही डेबिट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे
रेंट अकाउंट डेबिट होगा, चाहे हमने लैंडलॉर्ड को दिया है, चाहे बिल्डिंग का दिया या शॉप का दिया, किसी भी चीज़ का हम लोगों ने एक्सपेंस किया दिया, हमने रेंट है तो जो हमने एक्सपेंस किया होगा हमने उसका नाम लिखना है। परचेज गुड ऑन क्रेडिट, हमने चीज़ें आगे हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इंक्रीज था, हमने चीज़ें ख़रीदी हैं क्रेडिट बेस पे, तो इंक्रीज किस में हो रहा है, क्रेडिटर्स में, डेटर्स में, कस्टमर में, नन ऑफ दीज। तो देखा जाए उधार हमने चीज़ें ख़रीदी हैं तो हमारे पास इनमें से वैसे तो परचेज़ भी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन परचेज़ का ऑप्शन इसमें नहीं है। उधार चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारा उधार ज़्यादा हो रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर्स हमारे पास आंसर सही होगा क्योंकि क्रेडिटर्स में भी इजाफा हो रहा है। एक तरफ हमारे पास चीज़ों में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स में, तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ क्रेडिटर्स का है तो हम क्रेडिटर ही कहेंगे क्योंकि परचेज का होता तो फिर वो उन्होंने दो ऑप्शंस देने थे, यानी कि जैसे कि यहाँ पे बहुत दिया है यहाँ भी बहुत देना था लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो हम क्रेडिटर को करेंगे। उसके बाद है परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, हमने फर्नीचर जो है वो उधार ख़रीदा है, विल बी डेबिटेड टू विल क्रेडिटेड टू, तो किस में क्रेडिट किया जाएगा इसको, परचेज फर्नीचर कैश या क्रेडिटर। तो फर्नीचर हम लोगों ने ख़रीदा है, परचेज़ किया है तो हम क्रेडिट करेंगे क्रेडिटर अकाउंट को क्योंकि उन्होंने कहा है ओन अकाउंट ख़रीदा है, उधार ख़रीदा है। All expense and losses should be debited and all gains should be credited to applied to personal account, real account, nominal account, none of these। तो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और गेंस वगैरह आते हैं तो नॉमिनल अकाउंट हमारे पास यहाँ सही होगा। उसके बाद है एसेट कमिंग इन शुड बी डेबिटेड एंड गोइंग आउट शुड बी क्रेडिटेड टू अप्लाइड इज़ अप्लाइड टू पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ए एंड बी। तो यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है कि जब एसेट जो है वो हमारे पास आता है तो उसको डेबिट किया जाता है, चला जाता है तो क्रेडिट किया जाता है, लेकिन इज़ अप्लाइड टू किस पे ये अप्लाइड होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ए एंड बी। और देखा जाए कि यहाँ पे हम एसेट्स की बात कर रहे हैं तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह के लिए हम लोग रियल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो रियल अकाउंट हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। उसके बाद है हमारे पास अ पर्सन हु रिसीव द बेनिफिट शुड बी डेबिटेड एंड हु गिव्स द बेनिफिट शुड बी क्रेडिटेड इज़ अप्लाइड टू। अब यहाँ पे ये पूछा है कि एक पर्सन है उससे हमने अमाउंट रिसीव की है और हमारा बेनिफिट जो है वो डेबिट हो रहा है। हु गिव्स बेनिफिट, जो बेनिफिट देता है उसको क्रेडिट किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है पर्सन की, तो पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जिससे हमें कैश मिलता है या जिसको हम कैश देते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास पर्सनल अकाउंट जो है वो ट्रीट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पर्सनल अकाउंट होगा क्योंकि पर्सन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं, यानी कि इंसान के नाम से जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। उसके बाद डेबिट द इंक्रीज इन, डेबिट किया जाता है एसेट्स एक्सपेंसेस, एसेट्स रेवेन्यू, एसेट लाइबिलिटी एंड एसेट कैपिटल। अब डेबिट इंक्रीज यानी कि डेबिट जब इंक्रीज होता है तब किस किस में होता है, यानी कि एसेट या एक्सपेंस अगर इंक्रीज हों तो डेबिट होते हैं, एसेट रेवेन्यू इंक्रीज हों तो डेबिट होते हैं, एसेट लाइबिलिटीज़ या एसेट या कैपिटल। तो आपको पता है कि लाइबिलिटीज़ भी हमारे पास क्रेडिट है, कैपिटल भी और रेवेन्यू भी, तो एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज की सूरत में हमारे पास डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर एसेट्स एंड एक्सपेंस होगा क्योंकि ये जब इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट किया जाता है। क्रेडिट इन द इंक्रीजिंग, अच्छा अब क्रेडिट जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज होता है, तो अब हमें पता है कि रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी जब ये तीनों इंक्रीज होते हैं तो इनको हम क्रेडिट करते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा 26 वाला जो है उसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमारे पास है डेबिट द डिक्रीजिंग। अच्छा अब जब डेबिट जो है वो किस किस में डिक्रीज होता है, एसेट एक्सपेंस में, रेवेन्यू कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ में, एसेट कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, एक्सपेंस कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। अब डेबिट हमारे पास रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो तो डेबिट,
कैपिटल डिक्रीज हो तो डेबिट, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो डेबिट किया जाता है। तो हमारे पास ये आंसर ठीक है। क्रेडिट इज डिक्रीजिंग, क्रेडिट द डिक्रीजिंग। अब क्रेडिट किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्रीज है? एसेट्स लाइबिलिटीज, एक्सपेंस लाइबिलिटीज, एसेट एक्सपेंसेस या रेवेन्यू लाइबिलिटीज। तो हमें पता है कि रेवेन्यू लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। तो डिक्रीज एसेट और एक्सपेंस की सूरत में होता है कि एसेट और एक्सपेंसेस में अगर कमी है तो वो हमारे पास क्रेडिट है। उसके बाद है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू अली, ₹7,000 इनवॉइस। अब हमने चीज़ें बेची हैं उधार अली को, और इन्वॉल्व हुआ है कितना? 7,000। मतलब कि हमारे पास 7,000 के हिसाब से एंट्री हुई है क्रेडिट सेल की। तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है टू अली। तो यहाँ पे हमारे पास ये नॉमिनल रियल अकाउंट है, रियल या पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल पर्सनल है या रियल और रियल अकाउंट। अब देखा जाए एक तरफ चीज़ें बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास हो रही है सेल्स, यानी इनकम की बात हो रही है। तो इनकम की बात जब होती है तब हम लोग रियल अकाउंट्स को देखते हैं। ठीक हो गया? रियल अकाउंट किस में आएगा? सोल्ड मर्चेंडाइज में। और दूसरी तरफ हो रहा है हमारे पास अली, अली हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स आ रहे हैं, एक रियल अकाउंट और दूसरा पर्सनल अकाउंट। ठीक हो गया? तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन ठीक है। इन्वेस्टेड ₹2 लाख, कैश बिल्डिंग 75,000 एंड फर्नीचर 25,000 इन्वॉल्व। कैश भी हमारा एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है और फर्नीचर भी। लेकिन यहाँ पे दोनों अकाउंट्स आ रहे हैं। एक मतलब कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो हम इसको रियल अकाउंट में मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट तो कोई भी नहीं है और सिर्फ नॉमिनल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कैश, बिल्डिंग और फर्नीचर ये तीनों एसेट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें एसेट्स को ट्रीट किया जाता है वो हमारे पास रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। तो हमारे पास सही आंसर रियल अकाउंट्स होगा। उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000 की चीज़ें हमने खरीदी हैं एंड 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है। वो किस में आएगा? रियल पर्सनल, रियल नॉमिनल या नॉमिनल। अब एक तरफ देखा जाए ये हमारे पास परचेजेस आ रही हैं। ठीक हो गया? तो परचेजेस हमारे पास एक्सपेंस के तौर पे रियल अकाउंट में ट्रीट होंगी और दूसरा कैश आ रहा है हमारे पास। तो कैश हमारे पास जो है ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट होगा। और सेकेंडली ये हमारे पास जो है वो कैश जो है एसेट के तौर पर रियल अकाउंट में ट्रीट होगा। तो नॉमिनल और रियल अकाउंट दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस हिसाब से इसका बी वाला ऑप्शन मौजूद सही होगा, क्योंकि हमारे पास नॉमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैश है, क्या कहते हैं, गुड्स, परचेज गुड्स है, और कैश हमारे पास रियल अकाउंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास रियल और नॉमिनल अकाउंट यानी बी ऑप्शन ठीक होगा। कैश विड्रॉ कैश फॉर द पर्सनल यूज़ 300 इन्वॉल्व। इसका मतलब ये है कि हमने पैसा निकलवाया है और हमने किए ड्राइंग्स, और ड्राइंग हमारे पास होता है एक्सपेंस। और सेकेंडली पर्सनल यूज़ अपने घर के इस्तेमाल के लिए निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो ताजर है या जो मालिक है उसका अकाउंट इसमें आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे रियल एंड प्रोप्राइटरशिप अकाउंट कहलाएगा। ठीक हो गया? क्योंकि इसमें रियल और पर्सनल का अपना अकाउंट जो है उसके अपने नाम से जो बनाया है, या प्रोप्राइटरशिप यानी प्रोप्राइटर कहते हैं जो बंदा कारोबार कर रहा होता है, जैसे बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन का अकाउंट भी इसमें शामिल होगा और रियल अकाउंट भी शामिल होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ए ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव इज़ आ रेवेन्यू। डिस्काउंट रिसीव हमारे पास रेवेन्यू होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया है
इसका जो है वो डेफिनेशंस और जो डिटेल है वो हमने इसकी थ्योरी में से कर लिया था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।